500 क्या बात है सर जी, आज तो पैसा ही पैसा है। 900। सर जी मेरे को लौटा दो 4 लाख रुपए। हाँ तू छोड़ के गया था इधर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। ये जो ड्रामा आपने देखा ये सब मनी के ऊपर ही है। पैसा या मनी क्या चीज है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुद्रा क्या होती है, मनी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, जहां पे आपने मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर देखा होगा। उस मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से ही हमने ये चैप्टर लिया है। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये मनी के ऊपर होने वाला है। मनी के ऊपर ये टॉपिक उसके मीनिंग के बारे में बताएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा, मनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये बताएगा, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी समझेंगे कि मनी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा क्या होती है, मनी क्या होती है। मनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो मुद्रा होती है। मान लो कि आपको कोई मोबाइल बेचना है तो किसके जरिए बेचोगे, पैसे के। ठीक है, आपको पैसा चाहिए तभी तो मोबाइल बेचोगे। तो किसी भी चीज की खरीद बिक्री के लिए जिस वस्तु के द्वारा, ठीक है, जिस वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री होती है तो वो मुद्रा कहलाती है। पहले मुद्रा नहीं थी, पहले मुद्रा नहीं थी तो लोग खरीदते बेचते कैसे? उस टाइम चलता था बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता था कि उस समय पर जब मुद्रा नहीं छपी थी तो लोग आपस में एक दूसरे को वस्तुओं की लेन देन कर लिया करते थे, मतलब आपस में वस्तुओं की अदला बदली कर लिया करते थे। पैसे तो थे नहीं, अगर किसी को शर्ट के बदले में गेहूं चाहिए तो वो आदान प्रदान कर लिया करते थे, भाई तू मेरी शर्ट ले ले, मेरे को इतना गेहूं दे दे। या फिर जूते के बदले में मक्खन ले लिया, मतलब वस्तु के बदले में वस्तुओं की अदला बदली हो रही है, पैसे तो है ही नहीं। ठीक है, तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। इस वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर किया मुद्रा ने। कैसे दूर किया वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले बात करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रही थी और क्या रीजन रहा जिसकी वजह से मुद्रा आई। पहली है दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा मूल्य मापन का ना होना, तीसरा मूल्य का भंडार ना कर पाना, और चौथा भविष्य में लेन देन का ना हो पाना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुद्रा का आगमन हुआ। पहली प्रॉब्लम क्या है? दोहरे संयोग का अभाव। ये दोहरे संयोग का अभाव क्या है? दोहरे संयोग का अभाव का मतलब ये है कि यहां पर हमें दो व्यक्ति चाहिए जो आपस में लेन देन करेंगे, लेकिन दोनों व्यक्तियों का जो लेन देन है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक व्यक्ति की मांग दूसरे व्यक्ति की पूर्ति बने और दूसरे व्यक्ति की पूर्ति पहले व्यक्ति की मांग बने। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहला व्यक्ति जिस वस्तु की पूर्ति करना चाहता है दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बदले में जो वस्तु देगा वो पहले वाले को मिलने, मतलब पहले वाले को स्वीकार हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि पहला व्यक्ति की जो मांग है, ठीक है, पहला व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे को ये वस्तु दो, तो दूसरा व्यक्ति उसकी पूर्ति कर दे, और जो ये अपनी वस्तु दे रहा है दूसरा व्यक्ति उसको ले ले। तो दोहरे संयोग का अभाव की प्रॉब्लम बहुत होती थी, क्योंकि ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था जिसको मेरी वस्तु चाहिए और उसको अपनी वस्तु देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, गली गली ढूंढना पड़ता था, घर घर जाना पड़ता था, भाई मेरे पास चावल है मुझे कोई गेहूं दे दो, ठीक है, मेरे पास चावल है मुझे कोई दाल दे दो। अगर किसी के पास दाल है भी तो उसे चावल नहीं चाहिए मेरे, वो कह रहा भाई मेरे को शर्ट चाहिए, शर्ट तो मेरे पास एक है, क्या उतार दूं, कैसे दे दूंगा। तो यहां पर देखना पड़ता था कि भाई एक व्यक्ति जो चीज मांग रहा है दूसरा व्यक्ति उसकी पूर्ति कर सकता है या नहीं, और जो दूसरा व्यक्ति उसकी पूर्ति कर रहा है वो पहले व्यक्ति उसको मांगता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि दोहरे संयोग में क्या प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाया करता था कि यार पूरे एरिया के अंदर घूमना पड़ता था, तब जाके मुश्किल से वो व्यक्ति मिलता था। उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो मेरी वस्तु लेगा और उसके बदले में वो अपनी वस्तु देगा। तो ये तो रही दोहरे संयोग का अभाव। अब बात करते हैं मूल्य मापन में कठिनाई। मूल्य मापन का कठिनाई का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल की क्या वैल्यू है आपको पता है। आपके घर में टीवी है, ठीक है, उस टीवी के क्या वैल्यू है आपको पता है। आपका घर है, उस घर की क्या वैल्यू है आपको पता है। लेकिन जब पैसे ही नहीं थे, मुद्रा ही नहीं थी, तो किसी भी वस्तु की क्या वैल्यू है किसको पता, और कैसे पता करें? तो ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। सस्ती से सस्ती वस्तु महंगी के बदले में चली जाती थी और महंगी से महंगी वस्तु सस्ते के बदले में चली जाती थी। वस्तु विनिमय में यही होता था, किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी कि भाई इसको किस रेट पे रखे, रेट क्या रखोगे, पैसा ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो उसको क्या वैल्यू दें ये पता ही नहीं था। तो ये वैल्यू देने के लिए भी मुद्रा की जरूरत थी।
तीसरा आता है यहाँ पे मूल्य संचय में कठिनाई, यानी कि संपत्ति का स्टोर करने में कठिनाई। अब देखो, आज हमें पैसा सेव करके रखना है तो बैंकों में हम धर देते हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जब मर्जी के लिए रख देते हैं, बशर्ते नोटबंदी ना हो, ठीक है। तो यहां पर पैसा हम बैंक में रख देते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर लोगों की जो संपत्ति है वो क्या है, उनके पास जो वस्तु है, उनके पास जो चेयर रखी हुई, उनके पास जो अनाज रखा हुआ है, उनके पास जो सब्जियां रखी हुई, वही उनकी वस्तु है, वही उनकी पूंजी है, उनके पास कोई पैसा है, प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली, जैसे वस्तु खाने पीने की वस्तु हो गई, या पहनने के लिए कपड़े हो गए, या फिर कुछ और दूसरी चीजें हो गई, लकड़ी फर्नीचर ये सब हो गया, ये उनके पास वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को वो स्टोर करके रख सकते तो कितने दिन रखेंगे? ज्यादातर तो ऐसे वस्तु होते हैं जो 2 दिन में खराब हो जाती है, जैसे दूध या दूसरी सब्जियां, या फिर कुछ ऐसी वस्तु होती है जो महीने भर में खराब हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते आप, अपने पास संपत्ति का स्टोर करके नहीं रख पाओगे। आज के टाइम पे रख सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं रखा जा सकता था। तो ये भी प्रॉब्लम होती थी लोगों के पास, क्या मूल्य को कैसे स्टोर करके रखे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम किसी चीज को 3 महीने 6 महीने स्टोर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते थे, खराब होनी वस्तु स्टार्ट हो जाती थी, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बनी रहती थी। चौथी इसके बाद आती है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो ये कि फ्यूचर में कोई लेन देन नहीं कर सकते, भविष्य में कोई लेन देन ही नहीं कर सकते। अभी क्या होता है, आपको कोई माल चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए, तो आप क्या करते हो, सामान ले आते हो और दुकानदार को कहते हो कि सर मेरे पास अभी पैसे कम है, मैं आपको कल दे दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। आप फ्यूचर के लिए उसको बता के आ जाते हो कि भाई मैं तो फ्यूचर में इतनी रेट पे पेमेंट कर दूंगा। तो और आजकल ज्यादातर व्यापार इसी तरीके से हो रहा है ना, ज्यादातर जो व्यापार है वो उधार के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि जिस वक्त लोग अपनी चीजें देते थे तो उनको उसी वक्त दूसरी चीज चाहिए। प्रेजेंट के अंदर ही एक्सचेंज हो रहा है वहां पे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ही एक्सचेंज हो रहा है, वस्तुओं की अदला बदली हो रही है। तो फ्यूचर में किसी चीज को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर प्रेजेंट टाइम में उनकी नीड होती है, उनकी डिमांड होती है कि भाई आज मेरे को चावल चाहिए, तो चावल के लिए ढूंढता है सारे इलाके में किसके पास चावल है, और देखता है कि मेरे पास बदले में देने के लिए क्या है। तो अगर उसके पास बदले में देने के लिए मान लो कि गेहूं रखा हुआ है, तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा कि भाई जिसको गेहूं की जरूरत हो मेरे को बदले में चावल भी दे दे। तो यहां पर प्रेजेंट में लेन देन होता है, फ्यूचर के लिए स्थगित नहीं हो सकता था। तो ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, इन चारों प्रॉब्लम के समाधान के लिए ही मुद्रा का आगमन हुआ, यानी कि मुद्रा आई। मुद्रा के आते ही ये चारों प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर हो गई। कैसे? मुद्रा आ गई तो हर एक वैल्यू की मतलब हर एक वस्तु की वैल्यू पता चल गई। मुद्रा के आने से मूल्य का संचार होने लग गया। मुद्रा के आने से उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक दुकान पे जाओ, पैसे दो और सामान लो। मुद्रा के जरिए आप फ्यूचर में भी पेमेंट करके रख सकते हो, पैसे को सेव करके रख सकते हो। तो मुद्रा के आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली की खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने समझ लिया वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में और उसके दोष के बारे में। अब बात करते हैं मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के क्या फंक्शन होते हैं, उसके काम क्या होते हैं। मुद्रा क्या होती है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, दोबारा बताता हूं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री की जा सकती है, और साथ ही साथ उस मुद्रा को, उस करेंसी को सरकार के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये तो रही मुद्रा की बात। अब बात करते हैं मुद्रा के क्या क्या काम होते हैं। मुद्रा के काम होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं प्राथमिक और दूसरे होते हैं गौण कार्य, जिसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं और सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 तरीके के काम है। प्राइमरी में क्या आते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, विनिमय का माध्यम, और दूसरा होता है मूल्य का मापक। और गौण कार्य यानी कि सेकेंडरी में क्या आते हैं, मूल्य का संचय और भविष्य में लेन देन। ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने मुद्रा के काम को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कार्य के बारे में। प्राथमिक कार्य के अंदर जो आता है वस्तु विनिमय का माध्यम, तो उसकी बात करते हैं। मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम है, डेफिनेशन में मैंने बताया था, वही बात यहां भी हो रही है। मुद्रा का सबसे पहला काम होता है वस्तुओं की अदला बदली करवाना। वस्तुओं के, मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं की अदला बदली होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया डेफिनेशन में, वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो यही मुद्रा का पहला काम है। दूसरा काम आता है मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु की वैल्यू बताने में कौन हेल्प करता है, एक इसके द्वारा किसी वस्तु की वैल्यू पता चलती है, मुद्रा के द्वारा, ठीक है। आज आपके मोबाइल की वैल्यू क्या है ये आपको पता है। क्यों पता है? आपने कितने पैसे खर्च किए हैं ये आपको याद है।
आपके घर की क्या वैल्यू है, आपके घर में जितना भी सामान है उसकी क्या वैल्यू है आपको पता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही उस वस्तु को खरीद कर लाए थे। तो हर एक वैल्यू की, हर एक वस्तु की हमें वैल्यू पता है, कम है, ज्यादा है, महंगी है, सस्ती है, ये हमें पता हो जाता है। लेकिन ये किससे पता चलता है? मुद्रा से। तो मुद्रा का ये काम भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गौण कार्य, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मूल्य का संचय। सिंपल सी बात है, मुद्रा का अब एक और काम आ गया है कि मुद्रा के द्वारा हम अपनी ऐसा प्रॉपर्टीज को रख सकते हैं, संपत्ति के रूप में उसको रख सकते हैं, संपत्ति के रूप में सेव करके रख सकते हैं, अपनी बचत की फॉर्म में उसको रख सकते हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर अगर हमें कोई इमरजेंसी आ गई, फ्यूचर के अंदर में कहीं खर्च करना है तो उसके लिए हम पहले से ही पैसा बचाकर रख सकते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम मतलब पैसे को सेव करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, तो वस्तुएं ही थी। वस्तुओं को कितना सेव कर लोगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, फिर खराब हो जाएंगी। यहाँ पर पैसे को लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 20 साल, कभी भी आप सेव करके रख सकते हो। तो ये हुआ कि मुद्रा को हम सेविंग करके भी रख सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति के रूप में। और नेक्स्ट इसका काम आता है भविष्य में लेन देन। भविष्य में लेन देन का क्या मतलब है? भविष्य में लेन देन का मतलब है कि आज के टाइम पर जितने भी व्यापार होता है, जितना भी आप ये देखते हो जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार हो रहा है, ज्यादातर ये उधार के बेस पे होता है। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में पेमेंट देते हैं और माल पहले मंगा लिया करते हैं कि भाई पहले मेरे को माल भेज दो और उसके बाद में आपको एक फिक्स डेट पे जो हमारी डील हुई है उस डेट पे मैं आपको पैसे भेज दूंगा। तो इस तरीके से मुद्रा के द्वारा आप भविष्य में भी लेन देन कर सकते हो, मतलब किसी को फ्यूचर में पेमेंट देने के लिए भी अपनी जो मुद्रा है उसको स्थगित कर सकते हो। ठीक है, मतलब मुद्रा को भविष्य के लिए स्थगित करना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो मुद्रा के 4 बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गए जिसके द्वारा मनी आज एग्जिस्ट करती है, जिसके द्वारा मनी का इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं मुद्रा के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की मुद्रा होती है। तो मुद्रा के प्रकार में सबसे पहले वस्तु मुद्रा, कागजी मुद्रा, धात्विक मुद्रा और बैंक मुद्रा, ये 4 तरीके की मुद्राएं हैं। यहाँ पे 4 तरीके की मनी है। वस्तु मुद्रा क्या होती है? वस्तु मुद्रा का मतलब है वस्तु ही मुद्रा है। ठीक है, जो आपके पास कोई भी वस्तु है वही मुद्रा है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की अदला बदली होती थी, तो वही तो आपकी मनी होती थी, तो उसी को वस्तु मुद्रा कहते हैं। उसके बाद कागजी मुद्रा। ये कागजी मुद्रा क्या है? कागजी मुद्रा के अंदर सारे नोट आ गए आपके, ठीक है, जो भी नोट होते हैं कागज के होते हैं, तो उसी को कागजी मुद्रा कहेंगे। उसके बाद आता है आपके पास धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा के अंदर आता है सिक्के, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो मेटल के बनते हैं, चाहे सोने के हैं, चांदी के हैं। अब तो नहीं मिलेंगे सोने चांदी के, बट जो भी सिक्के मेटल के बनते हैं जो हम यूज करते हैं आजकल, वो सारी धात्विक मुद्रा होती हैं, जो कॉइन्स होते हैं। उसके बाद आता है बैंक मुद्रा। ये बैंक मुद्रा क्या है? बैंक मुद्रा में आपके पास आ गया आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो एटीएम हम यूज करते हैं वो सब, ये सब बैंक मुद्रा है। चेक भी इसके अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, तो चेक भी क्या है? बैंक मुद्रा है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हो रही है। एक और चीज, ये जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा, क्योंकि डेबिट कार्ड और एटीएम सब प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है मुद्राएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुद्रा पूर्ति के बारे में। मुद्रा पूर्ति का क्या मतलब होता है? मनी सप्लाई। ये मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर में कितना पैसा है। आज की डेट में आपके घर में टोटल मनी कितनी है, मतलब आपके पास टोटल पैसा कितना है। तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके घर में कितना पैसा है प्लस आपके बैंक में कितना पैसा है। ये दोनों पैसा आप जब कैलकुलेट कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास आज के पर्टिकुलर टाइम में कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी इनकम पता चल गई, मतलब आपके पास कितना मनी का स्टॉक है। ऐसे ही अगर हमें अपने देश के अंदर मनी के स्टॉक के बारे में जानना है कि हमारे देश में कितनी मनी फ्लो में है, कितनी मुद्रा फ्लो में है, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे मुद्रा पूर्ति को समझते हैं। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति का मतलब है किसी एक निश्चित समय में किसी भी देश के अंदर प्रचलित या प्रवाहित मुद्रा के स्टॉक को ही मुद्रा पूर्ति कहते हैं। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। सर मेरा एक डाउट है, इंडिया के अंदर मनी कौन प्रिंट करता है? ओके, क्वेश्चन अच्छा है, डाउट अच्छा है कि भारत सरकार या फिर जो आरबीआई है, यहाँ पे ये दोनों ही लोग हैं जो मुद्रा की या जो करेंसी को छापते हैं। आरबीआई देश के अंदर जितने भी नोट हैं, जितने भी नोट, कागजी नोट होते हैं, वो सारे आरबीआई छापता है, सिर्फ एक का नोट छोड़कर। ठीक है, 1 रुपए का नोट छोड़कर जितने भी करेंसी है, जितने भी नोट हैं, वो सारे के सारे आरबीआई ही इशू करता है, जारी करता है या छापता है। उसके अलावा जो भारत सरकार है वो सारे सिक्के, जितने भी कॉइन्स हैं वो छापती है, प्लस जो 1 रुपए का नोट है वो भी छापती है। तो भारत सरकार यहाँ पे 1 रुपए का नोट छापती है और सारे कॉइन्स छापती है। साथ ही साथ जितने भी नोट हैं वो आरबीआई छापती है।
तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर 500 रुपए दे दो। भाई पकड़ो इसको। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।